Hello, students. We are starting our new subject that is democratic politics. First, understand the meaning of democratic politics. Democracy means what? Democracy means that the control of people. And what means politics? What is mean by politics? Politics means that we are controlling and ruling. So now all of the countries are democratic, and democratic politics is sustained in that constitution. मतलब कि लोग खुद ही रूल कर रहे हैं खुद के कंट्रोल से बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, राइट? तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है उनमें पावर शेयरिंग कैसे होता है, तो हम यहाँ पे दो कंट्रीज के एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि वहाँ पे लोगों में अंदर डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कैसे हुआ. पावर शेयरिंग मीन्स व्हाट? कि पावर का बंटवारा होना, ओके, शेयर करना. इस चैप्टर का ओवरव्यू पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. चैप्टर 1, दैट इज पावर शेयरिंग overview. With this chapter, we resume the tour of democracy that we started last year. Last year आपने कुछ democracy के बारे में पढ़ा होगा, तो हम उसी को यहाँ से continue करेंगे. We noted last year that in a democracy, all power does not rest with any one organ of the government. Last year आपने पढ़ा होगा कि पावर जो है वो गवर्नमेंट के सिर्फ एक ऑर्गन के हाथ में सारी पावर्स नहीं होती हैं. An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to design of a democracy. एक democracy बनाने के लिए हमें legislature, executive and judiciary के बीच में, इन तीनों के बीच में intelligent पावर का शेयरिंग करना पड़ता है, ओके. तो उसी तरीके से डेमोक्रेसी का डिज़ाइन जो होता है वो चलता है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है. इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स, इस चैप्टर में और इसके आगे के 2 चैप्टर्स में, वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड. हम पावर शेयरिंग के इस आइडिया को लेकर आगे चलेंगे. वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका. हम यहाँ पे बेल्जियम और श्रीलंका, ये दोनों कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे. बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप में स्टूडेंट्स, एंड श्रीलंका इज़ एन कोस्टल country and in the south part of India. Both these stories are about two democracies that handle demands for power sharing. दोनों ही स्टोरीज में हम लोग दोनों कंट्रीज की डेमोक्रेसीज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे लोगों में पावर शेयरिंग की डिमांड्स जो हैं वो बढ़ी हैं, और कौन सी कम्युनिटीज़ थी जिन्होंने डिमांड को बढ़ाया है आगे. The stories yield some general conclusions about the need for power sharing in डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की नीड के लिए ये दोनों स्टोरीज जो हैं, मतलब नीड जो इवॉल्व हुई है, तो ये दोनों स्टोरीज उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएट करती हैं. दिस अलाउज अस टू डिस्कस various forms of power sharing that will be taken up in the following 2 chapters. इनके बारे में पढ़ने के बाद हम आगे के 2 चैप्टर्स में भी पावर शेयरिंग के जो वेरियस स्टेप्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर पाएंगे. तो पहले ये जो 2 स्टेप्स है, 2 स्टोरीज है स्टूडेंट्स, एक बेल्जियम की है और एक श्रीलंका की है. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. ये जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, बेल्जियम एंड श्रीलंका, दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी पार्ट. इसमें आप दोनों ही कंट्रीज़ के बारे में कुछ समझोगे. उसके बाद में सेपरेटली हम दोनों कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिटीज़ थी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट दिस. बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप. यूरोप में बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा. इंडिया में जो हरियाणा स्टेट है उसके एरिया से भी स्मॉल एरिया है बेल्जियम का, ओके. इट इज़ बॉर्डर्ड विथ फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. ये 4 कंट्रीज जो हैं, फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग, ये बेल्जियम की बॉर्डर्स पे आते हैं स्टूडेंट्स. इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़. बेल्जियम की पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है. अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. फ़िलहाल हरियाणा की, हमारी कंट्री में हरियाणा की जो पॉपुलेशन है उसकी भी आधी पॉपुलेशन है बेल्जियम की. द इथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. अब सोचो वो इतनी छोटी सी कंट्री है
तो उसमें अलग अलग कल्चर के लोगों का डेमोक्रेटिक वे में नया कंपोजिशन करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाता है। एक पहले हमारे पास सोचो कि बहुत स्मॉल अमाउंट में कोई चीज़ है और उसको भी हम कल्चर के उसको मतलब वो कैसा दिखता है, वो कैसा उसका शेप है, उसके थ्रू अगर हम उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे लिए। तो इसको इस तरीके से समझो। Of the country's total population, 59% lives in Flemish region speaks Dutch language. स्टूडेंट्स, ये पार्ट समझने से पहले आप यूरोप में बेल्जियम जो कंट्री है उसका मैप देखो। Here in this map, you will see that this yellow part, this all is Belgium. This all map is of Belgium country in Europe. Okay, so this yellow part consists of what? Flemish region. The Belgium country is divided in two parts. The upper northern part is of Flemish region. Okay, and the lower part, that is of Wallonia region. Okay, तो ये जो फ्लेमिश रीजन, ये सिर्फ रीजन है स्टूडेंट्स, हम एरिया वाइज बता रहे हैं कि ये जो येलो येलो पार्ट है, दिस पार्ट इज ऑफ व्हाट? Flemish region. Okay, this is called Flemish region, and this red part is called what? Wallonia region. And this small part you can see here, this small orange part, this is the capital of Belgium, which is what? Brussels. ओके, तो ये सिर्फ एरिया वाइज आपको बताया गया है कि येलो पार्ट फ्लेमिश रीजन है, इसका साउथर्न पार्ट दैट इज द रेड पार्ट इज वलोनिया रीजन, एंड द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज ब्रुसेल्स। ओके, याद रहेगा, दिस इज एरिया वाइज। अब इस एरिया में जो कम्युनिटीज के लोग होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ओके, सो वी वर हियर। Of the country's total population, 59% lives in Flemish region speaks Dutch language. मतलब कि जो फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। ये पूरा जो पार्ट है इसमें ये 59% लोग क्या बोलते हैं? डच लैंग्वेज बोलते हैं। और यहाँ पर 40% लोग क्या बोलते हैं? वलून में फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं 40%. So this 40 and this 59 becomes 99. So 1% people speak German. This cross lines you can see here. This is the 1% region, and 1% people speak what? German. So in the Flemish region, 59% lives speak Dutch language. Another 40% people live in Wallonia region and speak French. वलोनिया रीजन में रहने वाले 40% लोग जो होते हैं वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियंस स्पीक जर्मन। रिमेनिंग 1% क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं, यूजुअली जर्मन लैंग्वेज का यूज करते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, अब हम सिर्फ ब्रुसेल्स की बात करेंगे, ये जो छोटा सा एरिया है ऑरेंज वाला इसकी बात करेंगे। तो ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि इसी के अंदर 20% लोग ही डच बोलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, फ्लेमिश रीजन्स में, फ्लेमिश रीजन जो हमने बोला कि नॉर्थर्न पार्ट दिस इज फ्लेमिश रीजन, यहाँ पर 59% लोग क्या बोलते हैं? 59% लोग डच बोलते हैं। लेकिन इसी रीजन में जो ब्रुसेल्स कैपिटल है बेल्जियम की, इस ब्रुसेल्स के अंदर 80% लोग क्या बोलते हैं? 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि सिर्फ 20% लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। क्लियर? The minority French speaking community was relatively rich and powerful. अभी जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 59% लोग डच बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग माइनर हुए ना, मतलब कम हुए। तो ये जो माइनॉरिटी है फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की, वो रिलेटिवली रिच है और पावरफुल है। किनसे? डच स्पीकिंग लोगों से। This was resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of economic development and education much later. तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी से ज़्यादा इनको क्या मिलती है? प्रिविलेजेस मिलती हैं। तो इनको बेनिफिट किन चीज़ों के मिलते हैं? एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन, इनके उनको प्रिविलेजेस मतलब कि स्पेशल राइट्स मिलते हैं।
This led to tensions between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s. तो 1950s और 1960s में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में क्या हुआ, टेंशन्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गए. मतलब कि अगर पावर डेमोक्रेसी बनेगी तो पावर शेयरिंग किसके हाथ में जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी में डच स्पीकिंग लोग हैं लेकिन माइनॉरिटी में जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उनमें क्या है, रिच और पावरफुल, पावर ज़्यादा है उनके पास, उनको प्रिविलेजेस भी इस वजह से ज़्यादा मिलते हैं. द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वर मोर एक्यूट इन ब्रूसेल्स. ब्रूसेल्स में ये टेंशन कम थी, बहुत कम थी. ब्रूसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम. द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड मेजोरिटी इन कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन कैपिटल. तो ब्रुसेल्स में एक स्पेशल प्रॉब्लम ये थी कि डच स्पीकिंग पीपल जो थे वो पूरी कंट्री में तो मेजोरिटी में थे लेकिन कैपिटल में माइनर थे, मतलब उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था. Let us compare this to the situation in another country. Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. ये सब बेल्जियम की बात थी स्टूडेंट्स. अब हम श्रीलंका के बारे में बात करते हैं कि श्रीलंका की सिचुएशन के साथ ये कंट्री की सिचुएशन कैसे कंपेयर होती है. तो हम कंपैरिजन करेंगे कम्युनिटीज़ के बीच में जो टेंशन्स क्रिएट हो रहे थे वो किन बातों को लेके हो रहे थे. ओके, उससे कंपैरिजन करेंगे. तो श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड नेशन है, एक आइलैंड है और तमिलनाडु के साउथर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर्स दूर है. तो तमिलनाडु कहाँ पे है, इंडिया में. इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा. श्रीलंका में कितने पॉपुलेशन कितनी है वहाँ की, अबाउट 2 करोड़, और जितने हरियाणा में हैं, मतलब हरियाणा जो स्टेट है इंडिया का उसमें भी अबाउट 2 करोड़ पीपल हैं. लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन. मतलब कि साउथ एशिया रीजन में जो दूसरे नेशंस हैं उन्हीं की तरह श्रीलंका की पॉपुलेशन भी क्या है, डाइवर्स है. डाइवर्स मतलब कि क्या, अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई है. द मेजर सोशल ग्रुप्स आर, इनके मेजर सोशल ग्रुप्स क्या है, देखो 74% सिन्हाला स्पीकर्स हैं श्रीलंका में. सिन्हाला क्या है, सिन्हाला एक लैंग्वेज है और जनरली ये सोशल ग्रुप जो है वो बुद्धिज़्म को फॉलो करता है. ओके, तो 74% वहाँ पे बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स हैं. एंड द तमिल स्पीकर दैट इज़ 18%. 18% कौन है, तमिल स्पीकर्स हैं. अमंग तमिल्स देयर आर 2 ग्रुप्स. अब ये तमिल्स में भी 2 ग्रुप्स हैं, ये 18% भी बटा हुआ है. तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, मतलब कि जो उस कंट्री के ही तमिल लोग हैं वो आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स. उनको क्या बोला जाता है, श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता है. और वो कितना है, 13% लोग हैं. मतलब 18% में से 13% तो उस कंट्री के ही तमिल्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स. The rest, whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period, are called Indian Tamils. और बाकी के 5% कौन है, जिनके एंसेस्टर्स या फोरफादर्स मतलब कि जिनके पूर्वज प्लांटेशन वर्कर्स बनकर कॉलोनियल पीरियड में आए थे. हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि ब्रिटेन गवर्नमेंट जो थी वो क्या करती थी कि वो प्लांटेशन वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट मतलब उनको भेजती थी. तो वो प्लांटेशन वर्कर्स बन के आए थे. ओके, कॉलोनियल पीरियड में, और उनको क्या बोला जाता है, इंडियन तमिल्स बोला जाता है. As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in northeast of the country. अब हम मैप में अगर देखेंगे तो श्रीलंकन तमिल्स हमको नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, श्रीलंका की नॉर्थ ईस्ट में. तो यहाँ पर हमको मैप कहाँ पे मिलेगा, ये देखो ये श्रीलंका का मैप है. तो श्रीलंका के मैप में ये जो येलो रीजन आपको दिख रहा है ये हैं सारे सिन्हालीज, मतलब कि जो सिन्हालीज बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं मोस्टली. कितना है ये, 74%. और ये जो ऑरेंज रीजन आपको दिख रहा है ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में स्टूडेंट्स, ये आपका अपर पार्ट है नॉर्थ और इधर वाला पार्ट है ईस्ट. सो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हमको क्या मिलेगा, श्रीलंकन तमिल्स, एंड दीज आर 13%. ओके, और इंडियन तमिल्स आपको ये रेड वाला पार्ट जो दिख रहा है ये दिखेगा. तो दिस आर 5%, दैट इज इंडियन तमिल्स. एंड दिस स्पॉट्स यू कैन सी हियर, these round circles brown, and these are the people who are Muslims here. Okay, so now you can get the communal division of Sri Lanka. As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in north and east of the country,
Most of the Sinhala speaking people are Buddhist while most of the Tamils are Hindus और Muslims. मतलब कि बहुत सारे जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल हैं वो क्या हैं, बुद्धिस्ट हैं. और बहुत सारे तमिल्स जो हैं वो कौन है, हिंदूज और मुस्लिम हैं. मतलब जितने भी तमिल्स हैं उनमें थोड़े बहुत हिंदू हैं और थोड़े मुस्लिम्स हैं. देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला. मतलब 7% क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो कि तमिल भी हैं और सिन्हाला भी बोलते हैं. जस्ट इमेजिन what could happen in situations like this. अब हम इमेजिन करते हैं कि मतलब क्या क्या हो सकता है जब ऐसी सिचुएशन बनती है. बेल्जियम में क्या है, इन बेल्जियम डच कम्युनिटी could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. बेल्जियम में ऐसा हो सकता है कि डच कम्युनिटी जो कि नंबर्स में ज़्यादा है, मेजोरिटी है, तो वो फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पे अपना फोर्स लगा के अपनी मर्जी उनसे अपनी विल मनवाने के लिए तैयार हो जाए. दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर. इससे क्या होगा कि मतलब अगर ऐसा हुआ तो इससे क्या होगा, कम्युनिटीज के बीच में कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जाएंगे. कन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाई झगड़े बढ़ते जाएंगे. दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री. और इसकी वजह से क्या होगा कि कंट्री का पार्टीशन बहुत मैसी हो जाएगा. बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसल्स. मतलब कि दोनों ही साइड जो है फ्लेमिश रीजन की और वलोनिया रीजन की, वो ब्रसल्स पे अपना कंट्रोल क्लेम करना स्टार्ट कर देंगे. इन श्रीलंका में क्या है, द सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द इंटायर कंट्री. मतलब श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में है, तो वो पूरी कंट्री पे अपनी विल इम्पोज कर सकते हैं अपने फोर्स से. नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दिस कंट्रीज. अब हम देखेंगे कि इन दोनों कंट्रीज में एक्चुअल में पावर शेयरिंग कैसे हुआ था. ये हमने कुछ सिचुएशंस देखी थी कि क्या क्या हो सकता है ऐसी सिचुएशन में, राइट. तो आपको आई होप श्रीलंका और बेल्जियम दोनों ही कंट्रीज़ की कम्युनल डिवीज़न के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा. एंड आई होप आप आगे पढ़ेंगे तो यू कैन रिलेट विद दिस. नाउ मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक कीप स्टडिंग.